नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है और मैं आपको कक्षा 12 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। बच्चों, कक्षा 12 के समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक भारतीय समाज का हम अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के दूसरे अध्याय यानी कि भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना को हम पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने भारतीय समाज के जो भी जनसांख्यिकी संकल्पनाएं हैं उन सब की चर्चा की थी। हमने इस अध्याय में पहले जनसांख्यिकी से संबंधित दो मुख्य सिद्धांतों को जाना। उसके पश्चात हमने इस अध्याय में ही जो जनसांख्यिकी की मूल संकल्पनाएं हैं, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, समृद्धि दर, इसी प्रकार स्त्री पुरुष अनुपात, इन सब की चर्चा की थी। और उसके बाद हमने हमारे देश के संदर्भ में यानी भारत के संदर्भ में इन सभी जनसांख्यिकीय संकल्पनाओं की भी गहनता से चर्चा की थी। तो अब बच्चों, आज इस अध्याय के 10वें भाग में हम अभ्यास प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। तो बच्चों, इस अध्याय का ये जो 10वां भाग है ये अभ्यास प्रश्नों का प्रथम हिस्सा है और जो अगला भाग होगा यानी 11वां और अंतिम भाग, वहाँ इन अभ्यास प्रश्नों का दूसरा हिस्सा होगा। तो आज के ये जो अभ्यास प्रश्न हैं ये कुछ वस्तुनिष्ठ प्रकार के और कुछ लघु उत्तरात्मक प्रकार के प्रश्न हैं। इन सभी वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को आप जब जानेंगे, समझेंगे, तो अंततः ये समझ पाएंगे कि जो अध्याय हमने पढ़ा उससे किस किस प्रकार के प्रश्न हम उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न यह है कि ऐसे ऑन पॉपुलेशन किसकी रचना है। तो बच्चों, हमने इस पुस्तक का नाम पढ़ा था, ऐसे ऑन पॉपुलेशन, एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक रही। तो ये किसकी रचना है? हमने जब जनसांख्यिकी के जो मूल धारणाएं हैं उनको जानना शुरू किया तो वहीं हमने सबसे पहले माल्थस का जो सिद्धांत है जनसांख्यिकी का उसको पढ़ा था और आपको मैंने ये बताया भी था कि ये जो रचना है ऐसे ऑन पॉपुलेशन, ये माल्थस की रचना है। तो यहाँ जो उत्तर होगा वो द होगा, यानी ऐसे ऑन पॉपुलेशन किसकी रचना है? माल्थस की रचना है। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न जो है वहाँ पूछा गया है जनसंख्या समृद्धि का अर्थ है। आपको जनसंख्या समृद्धि के अर्थ के बारे में यहाँ पूछा गया है। पहला यानी अ जो विकल्प है वो है जन्म और मृत्यु के मध्य सामंजस्य। ब विकल्प है जन्म और मृत्यु के बीच अंतर। स विकल्प है जन्म की अपेक्षा मृत्यु की अधिक दर और द विकल्प है मृत्यु की अपेक्षा जन्म की अधिक दर। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या समृद्धि क्या होती है। तो किसी भी स्थान विशेष की हम बात करें तो उस स्थान विशेष में जो जन्म और मृत्यु के मध्य अंतर होता है, या हम कह सकते हैं जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर जो अंतर निकल के आता है उसी को हम जनसंख्या समृद्धि या जनसंख्या समृद्धि दर कहते हैं। तो यहाँ दूसरे प्रश्न में उत्तर होगा ब। जनसंख्या समृद्धि दर का अर्थ है या जनसंख्या समृद्धि का अर्थ है जन्म और मृत्यु के बीच अंतर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, देश के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। तो बच्चों, लिंगानुपात की भी हमने चर्चा की थी कि लिंगानुपात जो है वो भी जनसांख्यिकी की एक महत्वपूर्ण संकल्पना है और किसी स्थान विशेष में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या होती है उसे ही लिंगानुपात का नाम दिया जाता है। इसके अलावा हमने जो बाल स्त्री पुरुष अनुपात है उसकी भी चर्चा की थी और यह भी चर्चा की थी कि हमारे देश में बाल स्त्री पुरुष अनुपात बहुत ही चिंताजनक स्थिति में है। उसके अलावा आपने ये भी जाना कि देश के सभी हिस्सों में ये लिंगानुपात एक समान नहीं पाया जाता है। देश के कुछ राज्यों में इसकी स्थिति थोड़ी सही है, जबकि कुछ राज्यों में जो लिंगानुपात है उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि देश के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। तो बच्चों, हमने हमारे अध्याय में ये जाना था कि देश के किस राज्य में यह सबसे कम है। आपको विकल्प दिए हैं अ पंजाब, ब हरियाणा,
से उत्तर प्रदेश और द राजस्थान। तो आपको याद आ गया होगा बच्चों कि हमने सबसे कम लिंगानुपात की बात अलग से भी की थी। तो हमारे देश के राज्य हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम पाया गया है। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ब हरियाणा। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न जिसमें आपसे पूछा गया है, ऐसे बुजुर्ग और बच्चे किस वर्ग में आते हैं जो काम नहीं कर सकते। तो बच्चों यहाँ हमने आयु संरचना की बात की थी और उस आयु संरचना में हमने जाना था कि 3 वर्ग या 3 श्रेणियाँ रखी जाती हैं। एक श्रेणी थी 0 से 14 वर्ष यानी जन्म से लगभग 14 वर्ष, दूसरी थी 15 से 59 वर्ष की श्रेणी, और तीसरी श्रेणी जो थी वो थी 60 वर्ष से अधिक लोगों की श्रेणी, यानी जिनकी आयु 60 वर्ष हो चुकी है उससे ऊपर। तो ये प्रथम श्रेणी, ये द्वितीय श्रेणी और ये तृतीय श्रेणी की हमने बात की थी। यहाँ वास्तव में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है कि ऐसे बुजुर्ग और बच्चे किस वर्ग में आते हैं जो काम नहीं कर सकते, यानी ये बच्चे और ये बुजुर्ग। तो बच्चों आप जानते हैं कि इन जो 2 श्रेणियों हैं उनको मिला करके एक नाम दिया जाता है। तो देखते हैं इन विकल्पों में से वो नाम कहाँ है। अ विकल्प आपको दिया है कार्यशील वर्ग, ब विकल्प है जनसंख्या समृद्धि वर्ग, स विकल्प है पराश्रित वर्ग और द विकल्प है विशेष वर्ग। तो बच्चों आप जानते हैं कि इनमें से 2 नाम आपको यहाँ से संबंध करके बताए गए थे, यानी जो 15 से 59 आयु वर्ग है इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कार्यशील वर्ग, जबकि जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं यानी 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे और लगभग 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको कहा जाता है पराश्रित वर्ग। तो यहाँ आपसे इसी बारे में पूछा जा रहा था। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प से पराश्रित वर्ग, क्योंकि ये अपने जो भी लालन पालन है, अपना पोषण है, उसके लिए सामान्यतः कार्यशील वर्ग पर ही आधारित होते हैं, यानी इनकी जिम्मेदारी वास्तव में कार्यशील वर्ग को ही उठानी होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 क्या है देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, विश्व में आधुनिक किस्म की जनगणना सर्वप्रथम कब और कहाँ पर प्रारंभ हुई। तो हमने बच्चों यह भी जाना था कि विश्व में सबसे पहले जो आधुनिक प्रकार की जनगणना है वो कहाँ प्रारंभ हुई और कब प्रारंभ हुई। तो आशा है आपको ये याद होगा कि विश्व में आधुनिक किस्म की जनगणना सबसे पहले अमेरिका में प्रारंभ हुई थी। और किस सन में प्रारंभ हुई थी, तो आप याद रखेंगे 1790 में प्रारंभ हुई थी। तो आप उत्तर दे सकते हैं कि विश्व में आधुनिक किस्म की जनगणना सर्वप्रथम सन 1790 में अमेरिका में आरंभ हुई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 है, जनसंख्या स्थिर कब मानी जाती है। तो बच्चों हमने ये भी जाना था कि कब हम जनसंख्या को स्थिर मान सकते हैं। उत्तर है कि जब किसी क्षेत्र विशेष की जन्म दर और मृत्यु दर के बीच जो अंतर है वो 0 हो जाता है, यानी जन्म दर में से जब मृत्यु दर घटाई जाए और आपको 0 प्राप्त हो तो इस स्थिति में जनसंख्या स्थिर मानी जाती है। तो किसी भी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में यदि हम वहाँ की जो जन्म दर है वो ज्ञात करें और उसी स्थान की मृत्यु दर ज्ञात करें और ये दोनों यदि समान आ रही हैं तो इनका जो अंतर है वो 0 हो जाता है और ऐसी स्थिति में जो जनसंख्या है उसे स्थिर माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। 7वां प्रश्न आपके सामने है, वह कौन सा वर्ष था जबकि जनसंख्या वृद्धि की अपेक्षा प्रथम बार जनसंख्या में गिरावट आई और कितनी। तो बच्चों हमने जनसंख्या वृद्धि की चर्चा की थी हमारे देश के संदर्भ में। हमने देखा कि जब से जनगणना शुरू हुई तब से किस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जो जन्म दर मृत्यु दर है उसकी भी बात की और जनसंख्या समृद्धि दर की भी हमने चर्चा की थी। तो यहाँ
आप याद रखेंगे कि सर्वप्रथम ये जो वृद्धि थी, जनसंख्या की वृद्धि की अपेक्षा जो जनसंख्या की गिरावट थी वो आई थी सन 1921 की जनगणना में, यानी कि 1911 से 21 का जो दशक था वहाँ कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसके कारण 1921 की जनगणना में एक नकारात्मक वृद्धि दर देखने को मिली थी। तो हम उत्तर दे सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि की अपेक्षा प्रथम बार जनसंख्या में 1921 में -0.03 या -0.03% की गिरावट आई थी। तो यह तथ्य आपको ज़रूर याद होगा बच्चों। हमने बात की थी कि उस दौरान यानी 1911 से 21 के मध्य, खासकर 1918-19 के आसपास संपूर्ण विश्व में एक बहुत ही बड़ी महामारी का प्रकोप था और उस महामारी यानी कि इन्फ्लुएंजा के कारण हमारे देश की बड़ी जनसंख्या का हमें एक प्रकार का लॉस हुआ था, या हमारे देश की बड़ी जनसंख्या उस महामारी के कारण मृत्यु के गर्त में समा गई थी। और यही कारण था कि इस दौरान यानी 1921 की जनगणना में सर्वप्रथम हमें हमारी जनसंख्या की जो दर थी वहाँ वृद्धि की अपेक्षा पहली बार गिरावट देखने को मिली। और यह गिरावट कितनी थी तो आप याद रखेंगे -0.03%। चलिए अगला प्रश्न यानी 8वां प्रश्न देखते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुषों में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो हमने बच्चों साक्षरता दरों की भी बात की थी और यह भी सच है कि जो साक्षरता की दर है वो स्त्रियों और पुरुषों में अलग अलग हैं। आज हमारे देश में जो साक्षरता की दर है वो महिलाओं में यद्यपि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन फिर भी जो पुरुषों की साक्षरता की दर है उसकी तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर काफ़ी पीछे बनी हुई है। तो ये दर कितनी थी देख लेते हैं। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में यानी भारत में स्त्रियों और पुरुषों की साक्षरता दर क्रमशः 64.6 और 80.9 पाई गई थी। यानी हमारे देश में स्त्रियों की साक्षरता दर थी 64.6 और पुरुषों की साक्षरता दर थी 80.9। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 जो है वो क्या है देखते हैं। पेंडेमिक शब्द का उपयोग क्यों किया जाता है? यह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है बच्चों। पेंडेमिक जो है ये शब्द आपने इन दिनों में भी काफ़ी सुना होगा। तो पेंडेमिक शब्द का उपयोग ऐसी महामारी के लिए किया जाता है जो बहुत बड़े या बहुत व्यापक भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करती है। और आप सभी भी इस महामारी के दौर से अभी गुजर रहे हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग महामारियां आई और उनमें से कुछ महामारियों को पेंडेमिक नाम दिया जाता है। क्यों पेंडेमिक कहा जाता है? क्योंकि ऐसी महामारी जो बहुत बड़े या बहुत व्यापक भौगोलिक क्षेत्र पर अपना असर डालती है वह पेंडेमिक कहलाती है। और अभी जो कोविड-19 की परिस्थितियां हैं आप सभी भी इससे प्रभावित हुए हैं और आप जानते हैं कि इसे भी एक पेंडेमिक का नाम दिया गया है। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न पर यानी प्रश्न संख्या 10 पर। जनसांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है तथा इसका अर्थ क्या है? तो बच्चों जब हमने अध्याय पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहले हमने बात करी थी जनसांख्यिकी शब्द की। आपको ज़रूर याद होगा कि ये शब्द वास्तव में कैसे उत्पन्न हुआ है। तो ये जो जनसांख्यिकी शब्द है इसको आंग्ल भाषा में यानी अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी कहा जाता है। और ये जो डेमोग्राफी शब्द है इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के 2 शब्दों से हुई है। वो 2 शब्द कौन से हैं? डेमोस और ग्राफीन। तो यूनानी भाषा के 2 शब्द यानी डेमोस और ग्राफीन से मिलके क्या बना है? डेमोग्राफी बना है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है लोगों का वर्णन, क्योंकि डेमोस का मतलब होता है लोग और ग्राफीन का मतलब होता है वर्णन करना। तो डेमोग्राफी शब्द जो अंग्रेजी का है
हमको ध्यान रखना है कि ये वास्तव में यूनानी भाषा के दो शब्दों डेमोस और ग्राफीन से बना है। डेमोस का अर्थ होता है लोग और ग्राफीन का अर्थ होता है वर्णन करना, यानी डेमोग्राफी का अर्थ हुआ लोगों का वर्णन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने है। यह प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो इस प्रश्न में पूछा गया है भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के 2 उद्देश्य बताइए। हमने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की चर्चा की थी, यानी हमारे देश में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को पालन किया जा रहा है। तो इस नीति के क्या उद्देश्य हैं, उनमें से 2 उद्देश्य आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ हम इस प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के 2 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। हम 2 उद्देश्य यहाँ पर लिख सकते हैं। पहला, जन्म नियंत्रण के विभिन्न उपायों के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि दर को धीमा करना, यानी जन्म नियंत्रण के अलग अलग उपायों का उपयोग करके, अलग अलग उपाय अपना करके जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसे कम करना इसका एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है? जन स्वास्थ्य के मानक स्तरों में सुधार करना। तो बच्चों याद रखेंगे कि हमारे देश की, भारत की जनसंख्या नीति का दूसरा उद्देश्य हम बता सकते हैं जन स्वास्थ्य के मानक स्तरों में सुधार करना, यानी हमारे देश के जो लोग हैं उनका जो स्वास्थ्य है उसे हम जन स्वास्थ्य कह सकते हैं। तो देश के लोगों के स्वास्थ्य के जो मानक स्तर हैं उनमें सुधार लेकर आना भी जनसंख्या नीति का एक उद्देश्य है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 12 पर। ऋणात्मक समृद्धि दर क्या है? ऐसे किन्हीं 3 देशों के नाम लिखिए जिनकी वर्तमान में समृद्धि दर ऋणात्मक है। तो बच्चों आपको याद होगा हमने बात करी थी जो किसी भी देश की समृद्धि दर है उसके बारे में, और ऋणात्मक समृद्धि दर का आशय क्या होता है। तो आपको ध्यान होगा कि जब भी किसी स्थान विशेष या किसी देश विशेष में जो प्रजनन की दर है या प्रजनन शक्ति दर है उसकी तुलना की जाए यदि प्रतिस्थापन दर से, तो यदि प्रजनन शक्ति की दर कम है प्रतिस्थापन दर से, तो उस स्थिति में कि उस देश की जो समृद्धि है वो ऋणात्मक पाई जाती है। और कई विकसित देशों की स्थिति हम देख सकते हैं कि वहाँ पर ऋणात्मक समृद्धि दर देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ आपसे 3 देशों के नाम पूछे गए हैं, तो जापान, रूस और इटली ऐसे 3 देश हैं जहाँ की समृद्धि दर ऋणात्मक है। तो वापस एक बार इस उत्तर को देख लेते हैं। जब किसी समाज का प्रजनन शक्ति स्तर प्रतिस्थापन दर से नीचा रहता है, यानी जो प्रजनन शक्ति की दर है वो प्रतिस्थापन स्तर की तुलना में काफ़ी कम रहती है, नीची रहती है, तो वह ऋणात्मक समृद्धि दर की स्थिति से गुजरता है। तो वह समाज, वह देश या वह स्थान विशेष जो है वो ऋणात्मक समृद्धि दर की स्थिति से गुजर रहा होता है। और वर्तमान में जापान, रूस और इटली की समृद्धि दर ऋणात्मक है। तो आप याद रखेंगे कि ये ऐसे विकसित देश हैं जिनकी की समृद्धि दर ऋणात्मक हो चुकी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 13वां प्रश्न आपके सामने है। भारत में गिरते हुए स्त्री पुरुष अनुपात के 2 सामाजिक कारक बताइए। तो हमारे देश में जो गिरता हुआ स्त्री पुरुष अनुपात है उसके 2 सामाजिक कारक आपसे पूछे गए हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में जो स्त्री पुरुष अनुपात लगातार गिरता जा रहा है उसके पीछे कई सारे सामाजिक कारण हैं, और उन्हीं सामाजिक कारणों में से 2 सामाजिक कारणों को आपको बताना है। उत्तर देखते हैं बच्चों। भारत में गिरते हुए स्त्री पुरुष अनुपात के 2 सामाजिक कारक निम्न
प्रकार से हैं। हमें 2 कारक पूछे गए हैं। तो पहला कारक है यहाँ पर, बेटों को बेटियों से अधिक पसंद किया जाता है। यह हमारे समाज की विडंबना ही है कि आज भी हमारे समाज में बेटों को बेटियों की तुलना में अधिक पसंद किया जाता है। माता पिता चाहते हैं कि उनका आने वाला बच्चा बेटा ही हो। और दूसरी बात है, बालिका शिशुओं की उपेक्षा की जाती है। बालिका शिशुओं के पोषण पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनके लालन पालन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना कि जो बालक होते हैं उन पर दिया जाता है। तो ये 2 ऐसे कारक हैं जिन्हें हम सामाजिक कारकों की श्रेणी में रख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न संख्या 14 आपके सामने है। प्रश्न है, 1911 से 1921 के बीच भारत की समृद्धि दर ऋणात्मक क्यों रही? हमने बात की थी पिछले ही कुछ प्रश्नों में। एक प्रश्न था जहां हमने ये बात की कि हाँ, 1911 से 1921 का जो दशक था उसके दौरान कुछ ऐसा हुआ था कि हमारे देश की समृद्धि दर ऋणात्मक पाई गई थी। तो आपसे वो कारण पूछा है कि ऐसा क्या था जिसके कारण 1911 से 1921 के बीच भारत देश की जो समृद्धि दर थी वो ऋणात्मक पाई गई। तो बच्चों, आप जानते ही हैं, मैंने इसकी चर्चा पहले भी की थी कि 1911 से 1921 के बीच भारत की समृद्धि दर -0.03% रही, क्योंकि 1918 से 19 के बीच इन्फ्लुएंजा महामारी का भीषण तांडव रहा। या हम कह सकते हैं कि इस दौर में 1918 से 1919 के मध्य इन्फ्लुएंजा नामक महामारी संपूर्ण विश्व में फैली और इसके कारण बहुत ही गहरा असर संपूर्ण विश्व की जनसंख्या पर पड़ा, जिसने लगभग 1.25 करोड़ या 1.25 करोड़ लोगों, यानी कि देश की कुल जनसंख्या के 5% अंश को मौत के मुंह में धकेल दिया था। तो बच्चों, यह आंकड़ा बहुत बड़ा था कि यानी उस समय कुल जो जनसंख्या थी उस कुल जनसंख्या का 5% जो हिस्सा था वो इस बीमारी की चपेट में आने के कारण मृत्यु के ग्रास में चला गया था। तो बच्चों, ये आप याद रखेंगे कि इस दशक में यानी 1911 से 1921 के मध्य जो ऋणात्मक समृद्धि दर रही उसका जो मुख्य कारण था वो क्या था? उसका मुख्य कारण था इन्फ्लुएंजा नामक महामारी। तो बच्चों, आज हमने ये आपके कुछ वस्तुनिष्ठ, कुछ अति लघुतरात्मक और कुछ लघुतरात्मक प्रश्नों को हल कर लिया है। और अब हम इस पाठ के अगले भाग में जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं, जो दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न हैं, उनको हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में।